दोस्तों, बहनों और भाइयों, ज़ौक़े तनकीद में खुशामदीद। मेरा नाम नुमान आलम है और सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले एक मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं एक मर्तबा फिर गालिब कमाल का इंतहाई उसका मशकूर हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब की दुनिया का बिल्कुल ही पता नहीं था। ये गालिब कमाल ही है जिसने मुझे कहा कि नुमान भाई आप आएँ, आप बोल सकते हैं और बहुत सारे लोग आपको सुनने को वहाँ पर तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत-बहुत मेहरबानी आप सब लोगों के मोहब्बत की और आप सबके लाइक्स की और आप सबके उनको हमारी वीडियोस को शेयर करने की। मेरे इस वीडियो के नीचे चैनल का आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए और इसकी डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ आज जो मेहमान हैं उनके चैनल का भी लिंक है, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिए। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं एक इंतहाई मुनफरिद किस्म की स्ट्रीम करने जा रहा हूँ और वो यूनिक इस लिहाज से है कि ये मेरा पहला इंटरेक्शन है किसी ऐसे बंदे के साथ एक्स हिंदू है, यानी अब एथियस्ट है। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत इंसान हैं। नाम इनका है उत्पल याग्निक। मैं इनको स्ट्रीम में लेके आ रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको हमारी बातें जो हैं वो बहुत पसंद आएंगी। कैसे हो नुमान भाई? उत्पल याग्निक, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू मैं सो मच बिल्कुल ब्रो। ठीक हूँ। उत्पल, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल एकदम क्लियर। ठीक है। उत्पल, वेलकम टू माय चैनल अगेन और थैंक यू। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप मेरे चैनल पे आए। मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल के व्यूअर्स और मैं खुद भी, हम आपके बारे में थोड़ा-सा जानें। आप मुख्तसर सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम उत्पल याग्निक है और मैं इंडियन ऑस्ट्रेलियन हूँ अभी। मैं 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ और उसके पहले मैं इंडिया गुजरात में रहता था। मैं हुँ। पैदा भी इंडिया गुजरात में हुआ और मेरी परवरिश भी वहाँ पे हुई और मैं पहले एक प्राइमरी टीचर रहा, उसके बाद मेरी प्रमोशन हुई उसी स्कूल में और मैं हायर सेकेंडरी टीचर बना, फिर वहाँ से भी मेरी प्रमोशन हुई और मैं उनके एजुकेशन कॉलेज में प्रोफ़ेसर बना। फिर मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया और दूसरा कॉलेज जॉइन किया एज़ अ प्रिंसिपल और उस कॉलेज में मेरी तरक्की होते-होते मैं कैंपस डायरेक्टर तक पहुँचा, तो मैं पूरा कैंपस हैंडल करता था। मेरे अंडर में 3 कॉलेजेस थे और उसके बाद इंडिया के हालात देख के, वहाँ की हिपोक्रेसी और करप्शन देख के मैंने मन बनाया कि मुझे कंट्री छोड़ना है, तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो गया और अभी मैं 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। अच्छा, तो आप एक टिपिकल हिंदू फैमिली में पैदा हुए, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम सब पाकिस्तानी मोस्टली एक हाँ। टिपिकल मुस्लिम फैमिली में पैदा होते हैं। हाँ जी, एक्चुअली ये मज़हब है ना, वो हमारी मादरी ज़बान की तरह है। हम उसे चूज़ नहीं कर सकते। हम जिस घर में पैदा हो जाते हैं, उसी घर का मज़हब हम पे थोप दिया जाता है और हम जब छोटे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम उसको फ़ॉलो करें और हमें कुछ समझ में भी नहीं आता। वो हमें बताते रहते हैं कि भई ये भगवान है, इसके सामने ऐसे हाथ जोड़ो, तो हम हाथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं कि उसकी पूजा करनी यानी है, बिल्कुल उसकी उसी तरह आरती से करनी है तो हम। हाँ जी। जैसे हमें बचपन में कहा जाता है कि ये खाना खाने की ये दुआ है, मस्जिद में जाना है, जुमा पढ़ना है, फजर पढ़नी है, तहज्जुद पढ़ने से ये सब, यानी कि बिल्कुल वही टिपिकल हाँ, 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 हम सबका। हाँ, माहौल तो हिंदू वही घर। है, इंडिया पाकिस्तान तो अभी 70 ईयर्स से अलग है ना।
ठीक वरना एक ही था तो माहौल एक ठीक जैसा है। ही है, कोई अच्छा, फर्क नहीं है उसमें। उत्पल, मैंने जो आपसे एक सवाल करना है, वो ये है कि आप इंडियन एक कट्टर रिलीजियस फैमिली से थे, या आपकी फैमिली कोई इतनी ज़्यादा रिलीजियस नहीं थी? वैसे एक्चुअली देखा जाए तो मैं पंडित फैमिली से हूँ। होना तो ये चाहिए कि मेरी फैमिली बहुत रिलीजियस और कट्टर होनी चाहिए, पर फॉर्च्यूनेटली ऐसा नहीं था। मेरे फादर भी पढ़े-लिखे थे, वो भी टीचर थे। तो उतना जो माहौल होना चाहिए जैसे पंडितों के घर में होता है, ऐसा नहीं था। पर हाँ, रिलीजन के प्रति रिलीजन की तरफ ज़्यादा तवज्जो भी थी, रिलीजियस माहौल भी था थोड़ा बहुत, और उसे फॉलो भी करते थे। पर मेरे रिलेटिव्स में कुछ लोग बिल्कुल मजहबी थे, समझ लीजिए कि बिल्कुल पंडित थे, क्योंकि उनकी रोजी-रोटी रिलीजन पे चलती थी। जैसे आपके यहाँ मुफ्ती होते हैं, वैसे मेरे रिलेटिव्स में 2 बंदे वो काशी के पंडित थे, शास्त्री थे। यानी ये वो डिग्री है शास्त्री, जिसे समझ लीजिए इक्वल टू मुफ्ती। हाँ, आपकी आवाज़ म्यूट है। अब म्यूट है शायद, आपको मैं सुन नहीं पा रहा। अच्छा, आपके हाँ, यानी आप एक पंडितों की फैमिली से हैं। हाँ, मेरे बिल्कुल। लिए एक नई बात है, क्योंकि मैंने समझा कि आप ऐसे ही कोई एक जनरल जिस तरह से हिंदू होते हैं उनकी फैमिली हुँ, से। हुँ। अच्छा। अच्छा, यानी आपको आपके घर वालों ने कभी भी सख्ती से इबादत के ऊपर मंदिर में कभी नहीं भेजा? नहीं, ऐसे सख्ती उतनी नहीं थी, पर घर में माहौल था। मेरी मदर थी, वो हर रोज़ पूजा करती थी, तो हम भी साथ में बैठते थे, सीखते भी थे, कैसे पूजा करनी। और 2-3 बात बताऊँ, मेरे नेबर में एक मुस्लिम फैमिली था और हमारे अच्छे रिलेशन भी थे, उनसे अच्छे ताल्लुकात थे। गनी चाचा करके एक वारा कम्युनिटी से थे, बड़े अच्छे आदमी थे और हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे उनके साथ, तो उनके घर पे हुँ। भी जाते थे। पर हम जब भी उनके घर पे जाते थे तो हमारा पानी घर से भर के अलग से लेके जाते थे, कोई बर्तन में, और उनके घर का हम पानी नहीं पीते थे। तो ज़ाहिर है मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, तकरीबन 8-9 या 9 साल का रहा होऊँगा, तो मैं उनसे पूछता था, मेरे मदर फादर से, कि भई हम लोग उनके घर का पानी क्यों नहीं पीते? तो ये बताया जाता था कि वो मुसलमान है और हम पंडित हैं, तो यदि उनके घर का पानी हम पिएँगे, तो हमारा जो रिलीजन है वो हम जैसे समझते हैं धर्म भ्रष्ट हो जाएँगे। यानी समझ लीजिए कि अपने रिलीजन से हम बाहर हो जाएँगे और हम भी मुसलमान हो जाएँगे, अच्छा। तो उनके घर का पानी हम नहीं पीते। और वो भी उतने क्योर करते थे कि भई ये पंडित का लड़का है, तो मैं कभी उनके घर पे चला जाता था, तो मुझे प्यास भी लगती तो वो पानी नहीं देते थे। वो ये बोलते थे अपने घर पे जाके पानी पी, हमें पाप लगेगा, हमें गुनाह लगेगा कि एक पंडित के लड़के को हम मुसलमान होके पानी दे रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें मुझे हर्ट करती थी, और मुझे बचपन में ये भी बताया गया था कि हम पंडित हैं तो दूसरों से थोड़े ऊँचे हैं, हमारा रुतबा अलग है, हम रिस्पेक्टेड है सोसाइटी में। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में बचपन से ही डाली गई। और मैं तकरीबन 15-16 का साल का था, तब तक ये पूजा-पाठ वगैरह सब करता था। मंदिर-वंदिर भी जिया जाया करता था। उतना कुछ नहीं था, पर हाँ, मैं करता तो था। आपको आ रही है मेरी आवाज़ कि आप म्यूट हो गए फिर से? थोड़ा-सा कोई प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था, बीच में थोड़ा-सा हुआ था। अच्छा, हुँ, हुँ। अब जो अगला जो मेरा क्वेश्चन है, अ, एट व्हाट एज यू स्टार्टेड टू अ, थिंक रेशनली? स्कूल हाँ, की एज ये में? हाँ, हाँ, हाँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
फॉर्च्यूनेटली या अनफॉर्च्यूनेटली दोनों तरफ से आप बोल सकते हैं। मैं जब 17 साल का हुआ, 17 इयर्स का, तब मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया और ओशो की मेरी लाइफ में बहुत ये इफेक्ट ओशो है। ने बड़ा काम खराब किया वैसे। बहुत खराब किया है। ओशो की मेरी लाइफ में बहुत इफेक्ट है और अब तक है। तो मैंने जैसे ओशो को पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग से ये मजहबी जो खुदा होते हैं और जो पूरी जैसे बोलते हैं कि हमारे यकीन होता है, अकीदा होता है, मजहबी जो बातें हैं उस पे, वो धीरे-धीरे करके खत्म होना शुरू हो गया। यानी कि समझ लीजिए कि मैं एथियस्ट तो नहीं पर स्पिरिचुअल बन गया, उसको बोल सकते हैं। और चूँकि मेरी परवरिश ऐसी थी और माहौल भी आस-पास के एटमॉस्फियर का ऐसा था, तो मैं ये बिलीव करने लगा कि भई उतना क्लियर हो गया कि कोई मंदिर में खुदा नहीं है, ना मस्जिद में है, कहीं पे भी नहीं है, खुदा है, हर जगह पे है और उसे पाना है और वो हम में भी है। हुँ। तो उसके लिए मेडिटेशन करना है, पर्टिकुलर कोई साधना करनी है और आपको उस तरह से पाना है, ये पूजा-पाठ करने से या भगवान के सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता। तो मैं जो मज़हबी जो मेरी अकीदत थी उससे अलग हो गया, पर स्पिरिचुअलिटी में घुस गया, बहुत बुरी तरह से घुस गया। ये तो होता है, वैसे मेरे साथ हाँ, भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, ठीक है। तो अच्छा। मुझे उस टाइम पे कोई पूछता था तो मैं ये बताता होता अपनी इंट्रोडक्शन में कि आई हुँ। एम नॉट रिलीजियस, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम अ सीकर। वो थोड़ा गुरूर भी होता था कि हम दूसरों से अलग है, हम सीकर है भाई, हम ऐसे बिलीव नहीं करते, हम खोजने निकले हैं कुछ। तो ये मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं फिर ओशो के जो बताए हुए मेडिटेशन है उसको फॉलो करता था, ओशो को बहुत सुनता था और ओशो को काफ़ी पढ़ा भी है, मैंने तकरीबन उसकी 200 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी है और उसके डिस्कोर्स वगैरह तो बहुत सुने। यानी जब भी मैं फ्री होता था तो बस मेरे पास ओशो ही होता था। कॉलेज में भी मैं फेमस हो गया था एज़ अ स्टूडेंट कि भई और रिस्पेक्ट भी मिलती थी प्रोफेसर से कि हाँ, ओशो को पढ़ता है तो ये तो हाइली इंटेलेक्चुअल बंदा होगा। एक वो इंप्रेशन भी होता था ओशो को पढ़ने से कि हाँ भाई, ये ओशो को पढ़ता है तो कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा, इंटेलेक्चुअल होगा। तो वो अच्छा भी लगता था उस टाइम पे और लोगों से हट के बातें करते थे, लोगों से बहस कर लेते थे। मैं अच्छा डिबेटर भी रहा कॉलेज टाइम में, मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन बहुत जीती है। काफ़ी अच्छा। हद तक और मैं नेशनल में रनर अप रहा। मैं सेकंड नंबर था नेशनल डिबेट चैंपियन में दिल्ली में। तो एक गुरूर भी था कि हाँ भाई मैं लोगों से अच्छे बहस कर पाता हूँ और ओशो ने ये सब सिखाया था मुझे। ओशो को पढ़-पढ़ के उसको सुन-सुन के ये ताकत आई थी। तो मेरा ईगो बूस्ट अप होता था और एक तरफ से मैं मेडिटेशन वगैरह करता था तो ये लगता था कि देर सवेर मैं ये जो हमारी रूह है, आत्मा है, वहां तक पहुंचूंगा और आत्म साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन इंग्लिश में बोले तो जी, जी, वो मैं जी। कर पाऊंगा तो उसके लिए जो मुझे ध्यान साधना मेडिटेशन वगैरह करना है तो वो तो मैं कर रहा हूँ और पहुंच जाऊंगा। अब अनफॉर्चुनेटली कहां से मेरा डाउट शुरू हुआ, 2-3 पॉइंट थे। मैं ओशो कम्यून में यानी उसका जो आश्रम होता है वहां पे बहुत जाता था मैं, मेडिटेशन वगैरह करने, शिविर भी करने के लिए। तो वहां से मैंने देखा कुछ ओशो के जो भक्त लोग हैं, सन्यासी बोलते हैं जिनको, वो लोग 15-15, 20-20 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं और ये ओशो के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। पर उनमें कोई ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं लगा। यानी जो ओशो बात करते हैं कि मेडिटेशन करने से आपकी ये क्वालिटी निखर के आएगी और आप में ये होगा, वो होगा, वो उनमें दिख नहीं रहा था। तो कभी-कभी मुझे डाउट लगता था कि इनमें यही गुस्सा है, यही जलन है, ये भी आम लोगों जैसे ही है, ये ध्यान कर रहे हैं 15-20 साल से। उन्होंने पाया क्या? फ़ायदा क्या हुआ उनका? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा।
और मेरा एक समझिए मेरी लक बोलिए, खुदकिस्मती बोलिए या प्लस पॉइंट बोलिए, मैं बिल्कुल जैसे वो होता है ना कि आँख मूंद के किसी को फॉलो करने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं बन पाया था। और हम्म। आज भी मैं किसी को आँख मूंद के फॉलो नहीं करता। तो मेरा डाउट थोड़े क्रिएट होना शुरू हो गए थे, जैसे-जैसे मैं इन्वॉल्व होता गया। फिर हम्म। क्या हुआ कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया और वो मैं मानता हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था वो इंसिडेंट। अरे मेरे यार, ब्रदर ये मत कहो कि इंसिडेंट हो गया, क्योंकि बहुत से मुसलमान कहते हैं कि ये जितने हाँ, भी एथियस्ट हैं ये एक्सीडेंटली एथियस्ट हुए नहीं पर हैं। उसके पीछे रीज़न होता है ना, मैं रीज़न बताता हूँ क्या हुआ। अच्छा। एक्चुअली मेरे छोटे भाई की यंग एज में एकदम सडनली डेथ हो गई। यानी 18 घंटे में उसको ब्रेन स्ट्रोक आया सुबह और रात को वो चल बसा। उस टाइम पे मैंने अपने आप को सँभाला और मैंने बोला डॉक्टर को कि मुझे इसकी आँखें डोनेट करनी है। मैं आई डोनेट करना चाहता हूँ। तो वो बात मेरी डॉक्टर के साथ हुई और मैं जाके वापस कार में बैठ गया और ऐसे ही बैठा था सोचने लगा। अचानक से मेरे दिमाग में ये आया और ये मेरी लाइफ़ का मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा मोमेंट था। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया कि रूह एक ही है और रूह जब निकल जाती है तो बॉडी मर जाती है, तो ये आँख क्यों जिंदा है और मैं उसको डोनेट क्यों कर रहा हूँ? ये मेरा सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। उस पॉइंट से मुझे रूह पे शक होना शुरू हो गया और उस टाइम पे तो फिर खैर वही माहौल होता है जो किसी की डेथ होने पर होता है, तो वो सब रिचुअल भी थे, मुझे फॉलो नहीं करने थे पर इंसिडेंट ऐसा था कि माँ-बाप ने बोला तो पेरेंट्स की जिद थी कि ये करना पड़ेगा सब जो हमारे हिंदुओं के रीति-रिवाज होते हैं उस तरह से, तो वो कस्टम्स को मैंने फॉलो किया हिंदू कस्टम्स को, पर मेरे दिमाग में ये घूमता रहा। फिर जब ये गमज़दा माहौल से मैं जब उभरा बाहर निकला तो मैंने ये अ, आत्मा और कॉन्शियसनेस पे सोचना और पढ़ना शुरू कर दिया। तो और शॉकिंग बात मेरे सामने आई कि भई अकेली आँख नहीं, आपका हार्ट भी ज़िंदा रहता है, आपका लीवर भी ज़िंदा रहता है, आपके गुर्दे भी ज़िंदा रहते हैं और गुर्दे तो 36 से 48 आवर्स तक यानी 36 से 48 आवर्स तक ज़िंदा रहते हैं। तो मैंने सोचना शुरू किया कि भई ये आत्मा वाक़ई होती है क्या? यदि आत्मा होती है और बॉडी से निकल जाती है, हम्म। तो फिर तो सारे जो ऑर्गन्स हैं उसको एट अ टाइम मर जाना चाहिए ना। ये ज़िंदा कैसे रहते हैं? तो फिर मैंने थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस को खंगालना शुरू किया और साइंस क्या कहता है इसके बारे में वो थोड़ा पढ़ना शुरू किया और धीरे-धीरे मेरा खुद का कंक्लूजन ये आया कि भई एक्चुअली आत्मा-वात्मा कोई होती नहीं है। ये हमारे ब्रेन का एक फंक्शन है, जो हमें कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करता है और जैसे ही हम मर जाते हैं, ये ब्रेन का फंक्शन खत्म हो जाता है, तो आदमी चल बसता है, पर उसके ऑर्गन तो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, जब तक कि वो उनका टाइम खत्म नहीं होता, वो चलते रहते हैं। और मुझे फिर सरप्राइजिंग बात ये लगी कि कब्र में जो लोग होते हैं, उनके बाल भी बढ़ते रहते हैं, सालों तक नाखून भी बढ़ते रहते हैं। जबकि जब रूह ही चली गई, तो ये सब बढ़ते क्यों है भई? तो फिर मेरे दिमाग में ये बात क्लियर हो गई कि भई कॉन्शियसनेस और आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। जब आत्मा नहीं है, तो ये सेल्फ रियलाइज़ेशन, आत्म साक्षात्कार, ध्यान, मेडिटेशन सब निकल गया। ओशो भी झूठ साबित हुआ मेरे सामने। फिर ओशो को मैंने क्रिटिकली पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये भी दूसरा बाबा था, थोड़ा इंटेलिजेंट बाबा था। लोगों को कैसे ठगना अच्छी तरह से वो जानता था। तो उसने अपनी स्टाइल में साइकोलॉजी का उपयोग करके, थोड़ी हिप्नोटिज्म की टेक्निक का उपयोग करके लोगों को बहुत अच्छी तरह से चूना लगाया। तो जब ओशो का भूत मेरे पर से उतरा तो ज़ाहिर है मैं बिल्कुल खाली हो गया, मेरे पास कुछ था ही नहीं। अब तो डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ गई कि भई एक्चुअली है क्या?
फिर मैंने ये रेशनलिज्म और एथिज्म पे पढ़ना शुरू किया, तो मेरे दिमाग में धीरे-धीरे ये क्लियर हुआ कि भाई जीने का सही अप्रोच जो है वो रेशनलिस्ट अप्रोच है विथ ह्यूमैनिटी। और हमें रेशनलिस्ट और ह्यूमैनिस्ट दोनों अप्रोच को पसंद करना चाहिए, और जीने की यही सारी जीने की यही सच्ची राह है। तो तब से मैंने एथिज्म को अपना लिया, स्पिरिचुअलिटी को किनारे करके, और तब से मैं एथियस्ट हूँ। और मैं जब इंडिया में भी था तो खुल के बोलता था कि भाई मैं एथियस्ट हूँ और मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। नहीं, आपको तो थोड़ा बहुत बल्कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ये एडवांटेज है कि इंडिया में आप फिर भी पाकिस्तान से बेशक 18-20 का फ़र्क होगा, वहाँ पे भी हैं बहुत इस तरह के लोग जिनमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही तकरीबन ज़ीरो टॉलरेंस वाली बात है। हाँ, हाँ, बात नहीं हो सकती। ये आपको राइट। एडवांटेज रहा कि हाँ, वहाँ पे आप बोल सकते थे, कुछ ना कुछ कर सकते थे। मुझे हाँ, याद है मैंने बिल्कुल। जब अपने दीनियात के उस्ताद साहब से पूछा था तो उनके पास जवाब नहीं था, तो उन्होंने मुझे डाँटा था बहुत सख्ती से। चले, अच्छा ये तो हमें समझ आ नहीं, गई मैं कि इसमें क्लियर कर दूं नोमान भाई, आपने जो बात बताई ना वो मैं क्लियर कर दूं। जब मैंने 17 ईयर से ओशो को पढ़ना शुरू किया तो तकरीबन तकरीबन 19 ईयर आते आते मेरे दिमाग में ये क्लियर कट हो गया कि कोई मजहबी खुदा नहीं है। वहां से मैं बाहर आ गया। और ये जो रिचुअल्स होते हैं हिंदुओं के, वो भी बकवास है, वो मुझे रियलाइज हो गया। तो मैं अपने रिलेटिव्स के सामने, अपने मदर फादर के सामने जम के बहस करता था इस पॉइंट पे, और उनको गलत साबित करता था कि ये सब गलत चीजें हैं और ये रिचुअल विचुअल है, उससे कुछ नहीं होता, और ये पत्थरों में खुदा नहीं है, मंदिरों में खुदा नहीं है। ये सारी बातें मैं उनसे खुल के करता था। और जैसे मैंने बताया कि मेरे रिलेटिव्स थे, वो तो बिल्कुल कुछ तो मुफ्ती टाइप थे, जिनका धंधा ही बिजनेस ही रिलीजन था। उनसे भी मैं बहस करता था। तो कभी-कभी मुझे डाँट-डपट देते थे कि हाँ, तेरे में ही अकल है, तू ही बहुत बड़ा होशियार है, 4 किताबें पढ़ के अपने आप को क्या समझता है। पर ना उन्होंने मुझे कभी हाथ उठाया, क्रिटिसाइज़ किया कि तेरा दिमाग घूम गया है, तू पागल हो गया है, तू अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ऐसे। पर ना उन्होंने कभी मुझे हाथ उठाया, ना खानदान से बेदखल किया। आज भी वो मेरे रिलेटिव है। आज तो मैं खुल के बोलता हूँ कि कोई खुदा जैसा है ही नहीं। पहले तो मैं ये कहता था कि आत्मा है, स्पिरिचुअलिटी है, आत्म साक्षात्कार हो सकता है, सोल को सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। फिर तो मैंने उसको भी मना करना शुरू कर दिया। तो वो तो बहुत बड़ी बात थी। मैंने अपने मजहबी किताबों को भी अच्छे से क्रिटिसाइज आज भी करता हूँ, पहले भी करता था। तो पर ये प्लस पॉइंट रहा मेरे में कि मुझे खानदान से भी बेदखल ना किया, और मेरे माँ-बाप ने भी कोई उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिया था। मुझे इग्नोर करते थे। आज भी करते हैं कि भई हाँ, ये तो अपने आप को क्या समझता है, बहुत बड़ी तोप समझता है, बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ऐसा कुछ मानते हैं वो लोग। पर हाँ, आज भी मेरे रिलेशन तो सबके साथ है और बातें भी होती है, और कभी-कभी मैं उनको छेड़ भी देता हूँ, पर मुझे कोई नहीं छेड़ता। उनको मालूम है इसको छेड़ेंगे तो यानी फिर वो एक लंबा इतने लेक्चर एग्रेसिव आएगा। नहीं है। यू आर सो हाँ, लकी। एग्रेसिव नहीं। पर यू आर अभी सो मुझे लकी। संभल के जाना पड़ेगा, मैं इंडिया जाऊँगा तो, क्योंकि माहौल तकरीबन तकरीबन अब मैं आपको बताऊँ, जहालियत में और फेनिटिज्म में इंडिया भी अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कंपटीशन में है। तो अब मुझे भरोसा नहीं है। अब मैं इंडिया जाऊँगा तो मैं डिक्लेयर करके नहीं जाऊँगा कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। मुझे भी थोड़ा डर लगेगा अपनी सेफ्टी को लेके। हाँ, आपने आपने अपने चैनल के ऊपर तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले 2-3 वीडियोस दिखाई थी, किस तरह से वो अवैसी जो है, मुसलमान जो मेंबर ऑफ हाँ, पार्लियामेंट है, वो किस तरह से खड़ा होके कह रहा है कि तुम अब तैयार हो जाओ हिंदू, हम आ हाँ, जाएंगे। और फिर आपने एक और वीडियो दिखाई थी कि फिर वो कोई हिंदू पंडित जो है वो किस तरह से खड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम वही बातें कर रहा है कि मुसलमानों बिल्कुल। तैयार हो जाओ, हम आ जाएंगे।
हाँ। दैट इज वेरी सैड थिंग। वो देख के ही मुझे बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि मैं फिर भी इंडिया को थोड़ा बहुत रेशनल समझता हूँ पाकिस्तान की निस्बत। अगर हम अफगानिस्तान से शुरू करें तो अफगानिस्तान 20 नंबर लेता है, पाकिस्तान 19 नंबर लेता है, इंडिया जो है वो 18 नंबर लेता है। अब बांग्लादेश का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वहां पे भी रेशनल थिंकिंग को इतना वेलकम नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स को मारा गया वहां। हाँ। अभी इंडिया में हुआ ना रिसेंटली, एक मुस्लिम एथियस्ट है, उस पे केस कर दिया ब्लास्फेमी का, अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है। तो हाँ, इंडिया मुझे भी पता। अब कंपटीशन में है, हाँ, पाकिस्तान की कंपटीशन में है, कोई बहुत ज्यादा फर्क अच्छा, नहीं है। उत्पल आप मुझे ये बताइए, क्या इंडिया में भी ब्लास्फेमी लॉज जो हैं उनको लोग इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो इसका बहुत गलत इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। अगर आपने मेरे पैसे देने हैं तो मैं आपको ब्लास्फेमी केस में फंसवा सकता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक ऐसा वाकया भी सुना है जो कि बहुत फनी भी है और बहुत दुख वाला भी है। वो इस तरह से हुआ कि एक लड़की को एक लड़के से हो गया था प्यार, वो शादीशुदा। अब वो छुप छुप के कहीं मिलते रहे पाकिस्तान में, तो वो लड़की जो थी वो उसके ऊपर बिल्कुल लट्टू हो गई। तो उसने उसको समझाया कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ वैसे ही दोस्ती वगैरह की हुई थी और टाइम पास कर रहा था, मेरी तो बीवी भी है, बच्चे भी हैं। तो उसने उसको बता रखा था। तो जब उसने उसको कहा कि तुम जाओ शादी करो, तो लड़की ने उसको धमकी दी है और बाकायदा उसके ऊपर झूठा मुकदमा करवा दिया है ब्लास्फेमी का। वो कहती है कि तुम यानी कि मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे इस्तेमाल करके फेंक दिया, तो अब तुम देखो, अब तुम भुगतो। तो ये बहुत, क्या इंडिया में भी होता है ऐसा? नहीं, इंडिया में उतना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह उतना स्ट्रॉन्ग ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, और थोड़ा लिबरल भी है कि आपके पास यदि स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट है तो उस पे आप रिलीजन को क्रिटिसाइज कर सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ है कि जिस तरह से माहौल बन रहा है ना, उस तरफ से हो सकता है, जैसे अभी अरविंद नबावी पे केस कर ही दिया इन लोगों ने, वो काली माँ का वो पोस्टर लगाया था उस पे। तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, पर यदि आप विथ प्रूफ मजहब के खिलाफ बात करते हो तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं है। वो उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना पाकिस्तान में है कि भाई लोग आपको मारने आ जाएंगे और आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, उतना नहीं है। हाँ, पर माहौल अब ऐसा बन रहा है, आप ऐसा देख सकते हो कि यदि ऐसे ही लोग फैनेटिज्म को सपोर्ट करते रहे तो हो सकता है कि 5-6 सालों के अंदर पाकिस्तान जैसा माहौल बन जाए कि आपने मजहब के खिलाफ कुछ भी बोला और आप पे ब्लास्फेमी लॉ लग जाएगा, या फिर कोई आपका बुरा करना चाहता है तो वो आप पे ब्लास्फेमी लॉ लगा के आपकी बैंड बजा देगा। इंडिया में दूसरे लॉज का गलत फायदा उठाया जाता है बनिस्बत ब्लास्फेमी लॉ का। अच्छा, अब मैंने आपसे जो एक सवाल पूछना है, ये तो आपने हमें अपना स्टार्टिंग सब कुछ ये बता दिया। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके जो फ्रेंड्स थे उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि अग्रेसिव हों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फैमिली लिबरल होती है, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा लिबरल नहीं होते। और आजकल पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कल मेरी एक पाकिस्तानी बहन से बात हुई तो वो मुझे कही थी कि देखो भाई, मेरा तो पूरी फैमिली जो है वो लिबरल है। यहाँ तक है कि मेरा बाप जो है वो हमारे, यानी कि उसने हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं रखी हुई। हम जो चाहें खाएं पिएं पहने, जहाँ कहीं आए जाएं, कोई मसला नहीं है। हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हैं। लेकिन नुमान, इर्द गिर्द का जो माहौल है वो बहुत एग्रेसिव है, इससे डर लगता है। तो आपके इर्द गिर्द का माहौल जो था वो कैसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, और मेरे फ्रेंड भी थे वो, हाँ, अकीदा तो उनका था मजहब पे,
लेकिन मुझे फ़ोर्स नहीं करते थे। कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड है, उसके साथ मैं चला जाता था मंदिर, तो वो अंदर दर्शन करने जाता था और मैं बाहर खड़ा रहता था, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती थी। वो समझता था कि ये नहीं मानता, मैं मानता हूँ। तो हुँ, उतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई फ्रेंड सर्कल के साथ भी। आज भी मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जो मज़हबी बातों पे यकीन रखते हैं और बिल्कुल आँख मूंद के यकीन रखते हैं, और मैं नहीं रखता और उनको मालूम है कि मैं नहीं रखता, तो भी हमारी फ्रेंडशिप ऐसे ही बरकरार है। हाँ, ये है होता है कि हम मज़हबी बातों को डिस्कस नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो ऐसी कोई बात छेड़ के बैठ जाएँगे तो मैं अपोज़ करूँगा और फिर उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी समझता हूँ कि भई चलो उनका जो अकीदा है रहने दो, मुझे उनको छेड़ना नहीं है। तो हाँ, ये कन्वर्सेशन से हम परहेज़ करते हैं, हुँ। पर फिर भी उनको मालूम है कि मेरी यूट्यूब चैनल है और मैं सोशल मीडिया पे ऐसी ही सब बातें करता हूँ, पर उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलते हैं तेरी चैनल हम कभी नहीं देखते, तुझे सब्सक्राइब भी नहीं किया हमने, तू भाड़ में जा, ऐसी मज़ाक मस्ती हुँ। चलती है। और वो ये भी बोलते हैं कि तू नहीं, तो मैं जहन्नम में ही आपकी जाने वाला है। तो ये सब मज़ाक मस्ती चलती है, पर दोस्ती वैसी ही है और उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं आपकी कहानी सुन रहा हूँ और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप तो बहुत लकी हो इस सेंस में, क्योंकि पिछले महीने एक इंडियन बंदे का केस मेरे पास आया। मैंने रिसेंटली काम शुरू किया स्टूडेंट्स वगैरह मंगवाने का, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो अच्छा। आना चाहते हैं उनकी हेल्प वगैरह करता हूँ। तो एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई। वो मुसलमान स्टूडेंट है, इंडिया से, हुँ, तो उत्तर प्रदेश से। तो ओके। उसने मुझे कहा कि नुमान भाई, मेरा मकसद सिर्फ यहाँ से निकलना है, क्योंकि मैं हो गया हूँ एथियस्ट। मेरी मेरे हुँ, घर वालों से भी नहीं बनती। बाहर जो मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं वो भी रेशनल नहीं हैं, जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो भी रेशनल नहीं हैं, मेरे घर हाँ। वाले वो भी रेशनल नहीं हैं। हुँ, हुँ, तो वो हुँ। ये कह रहा था कि मुझे यहाँ पे डर लगता है रहते हुए, कि मैं अब इस घुटन वाले माहौल में नहीं रह सकता, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि आप तो बहुत लकी लकी आप इस सेंस में रहे कि आपके घर वालों ने भी आपके ऊपर इतना कुछ वो नहीं किया। आपके नहीं। जो बाहर के जो आपके दोस्त वगैरह थे वो भी आपको बड़े आराम से, जिसको कहते हैं कि बर्दाश्त करते रहे। किसी हाँ, ने बिल्कुल। किसी ने कोई अग्रेसिव किस्म का वो नहीं दिखाया, किसी ने कोई बहस नहीं की। हमारे यहाँ नहीं। तो मुनाजरे शुरू हो जाते हैं। मेरे आज से 5 साल पहले जब एक दोस्त को मैंने बताया कि मैं एथियस्ट हो चुका हूँ, मैं एथियस्ट हूँ और बहुत पहले से एथियस्ट हूँ, तो उसका सबसे पहले ये सवाल ये था कि क्यों? उसके हुँ, बाद वो मेरे पीछे लग गया। अच्छा। तो हाँ, यू आर लकी इन द सेंस कि भई आपको किसी ने कुछ भी नहीं कहा और बड़े आराम से आप। अच्छा, आप हाँ, की जो ये बात सही फैमिली है है, आपकी नोमान भाई अ, कि आपकी जो घरवाली हैं, एथिइज़्म। आपकी जो यानी कि वाइफ़ हैं, हाँ जी। अ, वो उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम्स रहे, या फिर आप दोनों एथियस्ट थे और आपकी मुलाकातें हुई, क्या-क्या? वो थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि कभी-कभी नहीं। ये भी होता है कि हम लोग जो हैं वो एथियस्ट हो जाते हैं, हमारी बीवियाँ जो हैं वो एथियस्ट नहीं होती, वो गुज़ारा करती रहती हैं हमारे साथ। लेकिन आप ये हाँ, बताएँ कि भई आपके साथ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ज़िंदगी का। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली मेरी लव मैरिज है और मेरी कहानी थोड़ी फ़िल्मी है, यानी मैं 21 साल की एज में अपनी जो अभी वाइफ़ है उसको लेके भाग गया था और हम लोगों ने भाग के शादी की थी। हुँ, और उस टाइम पे मेरा मर्डर हो जाता, क्योंकि उसके दादा, उसके अच्छा। फादर वगैरह मुझे ढूँढ रहे थे, क्योंकि हम दोनों की बिरादरी अलग थी। पर मैं इस पॉइंट पे बच गया कि मैं पंडित फैमिली से था, तो उन लोगों ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि हाँ भाई, लड़के का खानदान हमसे थोड़ा ऊँचा है, तो और लड़का और मेरी कॉलेज में इंप्रेशन अच्छी थी। मैं मेरे बारे में उन्होंने जब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, फिर तो यही होता है हमारे मुआशरे में तो कि भई अब हो गया तो फिर लड़का कैसा है, उसका खानदान कैसा है। तो वो सब पॉइंट में मैं थोड़ा आगे निकल गया कि हाँ, अच्छा लड़का है, खानदान भी अच्छा है और उसकी इंप्रेशन भी कॉलेज वगैरह में अच्छी मिल रही है, रिपोर्ट वगैरह। तो फिर 1 महीने में हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हुँ, था, सब सेटल हो गया।
उस टाइम पे भी मेरी वाइफ एथियस्ट नहीं थी, पर हाँ, मैं ओशो वगैरह की बात करता था, तो वो उसमें इंटरेस्टेड थी और वो भी मेरे साथ। So you were हाँ, like-minded. हाँ, ओशो को फॉलो करना उसने शुरू किया। पर जब मैं एथियस्ट बना और एथियज्म की बातें उसको बताना शुरू की, तो उसको थोड़ा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हुआ। तो आज भी वो स्पिरिचुअल है, वो मानती है कि भई ये रूह वगैरह होती है और ऐसे ही कोई आदमी जिसे बोलते हैं जिंदा नहीं रहता, उसमें रूह होती है। बिल्कुल। तो वो एथियस्ट तो नहीं है, पर हाँ, वो कोई ऐसे मजहबी जो रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करती। और हमारे में ज्यादा इस पॉइंट को लेके कोई ज्यादा बहस भी नहीं होती। यानी उसको यह है कि हाँ भाई, तू जो सोचता है सोचता रहे, तू अपने हिसाब से जो समझता है ठीक है, कोई बात नहीं। पर मैं इस पॉइंट पे तेरे से एग्री नहीं हूं, तो बस ऐसे चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये तो हमने देख लिया कि आप यू आर लकी इन सेंस कि भाई हाँ, आपको मैं किसी ने कोई आपको भी एक नहीं पॉइंट छेड़ा, और बता कोई दूं भी आपके साथ अग्रेसिव नहीं हुआ। मेरे एथिज्म की वजह से या मेरी रेशनैलिटी की वजह से मेरा आज तक एक भी रिलेशन खराब नहीं हुआ है। ये आप बोल सकते हो कि प्लस पॉइंट है। शायद मैं इस मामले में थोड़ा लकी रहा, वो आप बता सकते हो, क्योंकि मेरा आज भी एक भी रिलेशन इस पॉइंट में खत्म नहीं हुआ कि तू ऐसा सोचता क्यों है और तू मजहब में बिलीव नहीं करता, तो जा, तेरे से दोस्ती नहीं रखनी या तेरे से रिश्तेदारी नहीं रखनी। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। यू आर सो लकी, यू आर सो लकी। अच्छा, अभी एक और जो मैंने सवाल करना है वो ये है कि जब आप मंदिर में जाते थे, जैसे आप कहते हैं कि जब मैं 18 इयर्स का हुआ तो ये सारी चेंजेस आना शुरू हुई। हाँ जी। तो इससे पहले 18 ईयर्स से पहले पहले जब आप मंदिर में जाते थे, तो आप बहुत आप कंटे आपकी यानी कि रोज़ाना जाया करते थे या अक्सर वालिदैन के साथ जाया करते थे, या यू वर नॉन रिलीजियस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? नहीं, नहीं, मैं जाता था, रेगुलर नहीं जाता था, पर ऐसा कोई जैसे कोई फेस्टिवल है रिलीजियस, तो उस टाइम पे मंदिर में जाना होता था। और मैंने बताया ना, मेरे घर में तो रोज मेरी माँ पूजा करती थी। घर में तो हर रोज होती थी, तो हाँ, माँ के पास बैठ जाते थे पूजा करने के लिए। और वो प्रसाद वगैरह होता है हमारे में, तो वो लेने के लिए बैठ जाते थे। तो हाँ, घर में थोड़ा बहुत ये ठीक माहौल है। था और घर में भी छोटा मंदिर था, तो वहां पे सब चलता रहता था। और कभी कभार जो यज्ञ होते हैं हिंदुओं में, वो भी होते थे, मेरी जनेऊ हुई हुई है। तो हाँ, इस तरह से तो रिलीजियस माहौल था घर में। पर वो बोलता है ना कि एकदम कट्टर वाला रिलीजियस माहौल, वो नहीं था। पर थोड़ी बहुत कट्टरता भी थी, पर आप बोल सकते हो कि ज्यादातर मॉडरेट था माहौल, उतना बहुत ज्यादा नहीं था। अच्छा, अभी एक और बात पूछनी है आपसे। हाँ जी। वो ये है कि क्या आपने कभी अपने घर वालों के साथ डीप किस्म की कोई डिबेट की, कोई बहुत गहराई में जाके, या फिर वो इसको बाईपास कर जाते थे कि चलो ठीक है भाई, यानी कि छोड़ जाते थे? क्या कोई आप, क्योंकि आपके दिमाग में ज़ाहिर-सी बात है सवाल आए होंगे, हाँ, हाँ, जैसे आप बिल्कुल, कह। बिल्कुल। हाँ। फादर के पास होती थी, फादर के साथ बहुत होती थी, क्योंकि मेरे फादर ओशो को पढ़ते भी थे, वो भी पढ़ते थे। और उनकी वजह से ही मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो हुँ। फादर के साथ होती थी डिबेट। और फादर किताबें भी बहुत पढ़ते थे, तो फादर के पास बैठ के डीप कन्वर्सेशन होती थी, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक। पर उसका उसका कोई नतीजा नहीं निकलता था। यानी मेरे फादर ये कहते थे कि हाँ, तू भाई सब बहस तो ठीक कर रहा है, पर हमारे पुरखे और हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी गलत नहीं होंगे, तो तू अपने हिसाब से सही है, वो तू जाने। मैं तो अभी यही फॉलो करूंगा। तो बहुत नहीं, ये बात तो हाँ, ये बात तो अभी भी काफ़ी सारे मुसलमान भाई करते हैं। वो जितनी भी डिबेट्स होती हैं उनका कोई नतीजा नहीं निकलता, नहीं जितनी भी निकलता। हाँ। एथियस्ट और मुसलमानों और एथियस्ट और हम्म। हिंदुओं के दरमियान, या जितनी भी हम्म। एथियस्ट और
क्रिश्चियंस के दरमियान जितनी भी डिबेट्स होती हैं, हम्म। उनका नतीजा कोई नहीं निकलता। रिजल्ट यही होता है कि बस भाई तुम नहीं मानते तो तुम ठीक हो, हम अपनी जगह पे ठीक हैं। रिजल्ट कभी भी नहीं निकला। हाँ। मैंने कभी कोई ऐसा सच क्लियर कट रिजल्ट जो है वो नहीं देखा। अच्छा। पर एक बात है, मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताऊं मेरे घर का, कि मेरी शादी तो बहुत कम उम्र ही बोल सकते हैं। मैं 21 साल का था, मैंने शादी कर ली थी, क्योंकि हम्म, मेरी वाइफ है, उसका कहीं पे और उसका मैरिज होने वाला था। तो और मुझे इसी लड़की के साथ शादी करनी थी, तो मैं लेके भाग गया था, और वो बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि उस टाइम पे मैं पढ़ता था, कुछ करता नहीं था। हालांकि वो टीचर हो गई थी, पर मैं पढ़ता था, वो गवर्नमेंट जॉब थी उसकी, वो कमाती भी थी ठीक ठाक। और हम्म, शादी करते ही हम दोनों ने म्यूचुअल डिसीजन लिया कि हमें बच्चा नहीं पैदा करना। और हम्म, उसके पीछे मेरे पास काफी वजूहत थी, काफी मेरे पास दलाइल भी थी कि एक्चुअली इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, और 20-25 साल में ये पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, माहौल भी ठीक नहीं है, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, लोगों को खाना भी मिलावटी मिलेगा, और ये सब पॉइंट मैंने वन बाय वन सोचे हुए थे। ये मैंने कॉलेज टाइम में सोचा था, यानी शादी से पहले ही मैंने सोच लिया था कि मैं हम्म। शादी करूंगा तो मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगा। और जैसे ही शादी हुई नहीं, तो आप तो जान। आप तो मुझसे भी आगे के निकले, क्योंकि जब मैंने खत्म किया तो मेरे भी दिमाग में ऐसे सवालात आते थे कि मेरी हम्म। बीवी होगी, बच्चे होंगे। लेकिन मेरे दिमाग में बस एक चीज, जो फैसला मैंने स्कूल के टाइम से ही कर लिया था, हम्म। स्कूल के टाइम से ही जो फैसला कर लिया था वो ये था कि पाकिस्तान में नहीं करनी शादी। अच्छा, ओके। बच्चों का मैंने फैसला नहीं किया था, लेकिन स्कूल टाइम में ही, और उसकी वजह बस यही बनी कि मैंने इर्द गिर्द का माहौल देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में जो हाँ। बीवियां हैं वो किस तरह से मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं। मैंने अपने घर में देखा कि मेरे भाई जो थे वो किस तरह से ब्लैकमेल हो रहे थे, हाँ। और वो हाँ। किस तरह से अपनी बीवी और अपने माँ बाप के दरमियान में बेचारे फंसे हुए थे। हाँ, तो राइट। इसी चीज को देख के मैंने फैसला कर लिया था कि नहीं, मैंने यहाँ पे शादी नहीं करनी। लेकिन मैंने एक बात किया, पता नहीं ये कैसे हो गया, मैंने बताया किसी को नहीं था कि मैंने शादी अच्छा, यहाँ पे नहीं करनी। नहीं, मैंने तो तो कॉलेज के फर्स्ट अच्छा। ईयर में मैंने कॉलेज स्टार्ट की ना, कॉलेज का पहला साल, तब अच्छा। मैंने डिक्लेयर कर दिया था, फादर मदर को बोल दिया था, मेरे लिए लड़की मत ढूंढना, मैं लव मैरिज करूंगा। मुझे हम्म, ऐसी कोई लड़की से शादी नहीं करनी जिससे मैं पहचानता ना हूं ठीक से, और हम दोनों के बीच में दोस्ती ना हो। हम्म, मुझे ऐसी अनजान लड़की से शादी नहीं करनी। वो मैंने कॉलेज के पहले साल में बोल दिया था, और हम्म। कॉलेज में ही मेरा ये डिसीजन था कि मैं शादी करूंगा तो बच्चा पैदा नहीं करूंगा, इंडिया में तो नहीं करूंगा। नहीं यार, आप तो बहुत, आप और आपकी जो घरवाली है, इसका मतलब है कि आप बहुत ही समझदार किस्म के लोग हैं। बहुत, यानी कि जिसे कहते हैं कि भाई पहले से ही डेवलप थे आप इन कामों के लिए। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरे इस एशिया में, कि अ, अभी मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, 5 बच्चे उसके, तो छठा बच्चा होने वाला है। तो मैंने उसको कहा कि भाई नौकरी नहीं है, हालात खराब है, तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? तो हम्म। कहता है मैं तो नहीं पैदा करता, बच्चे तो अल्लाह पैदा करता है। तो ये बहुत अफसोस होता है ये सुन के कि हमारे राइट। हमारे यहाँ लोग 50 साल की उम्र को भी पहुंच के ये नहीं समझते कि बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने। वो कहते बस अल्लाह मियाँ दे रहा है तो बस दे रहा है, ठीक है। हम्म। तो एनीवेज, अच्छा, अभी आप मुझे ये बताइए कि जो हिंदू, जो यानी कि नहीं, मैं पहले हिंदू। ये बात खत्म करूं, कि एक्चुअली क्या है हमारे मुआशरे में ना, पेरेंटहुड को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, यानी शादी हो गई तो बच्चा होना ही चाहिए, दैट्स इट। हम्म, बच्चे बच्चे पैदा करना कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, इनका एहसास ही नहीं है लोगों को। ये जैसे आपने बोला ना कि ये तो भगवान की मर्जी है, अल्लाह की मेहरबानी है, बच्चे आ जाते हैं, इसमें हम क्या करें। हम्म, तो ये है, पर मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई कि मैं बच्चा पैदा नहीं करने वाला, और सच बताइए बहुत बड़ी बात थी, पर उस टाइम मैं अपनी बात रख पाया, और अपने रीजन से, अपनी दलाइल से उनको कन्विंस भी कर पाया। और हालांकि
आप भी जानते हो कि मदर को कन्विंस करना इस पॉइंट पे बहुत मुश्किल होता है। बहुत पर मुश्किल है। मेरे फादर मदर दोनों एग्री हो गए थे कि हाँ, तू सही सोचता है और काश तेरे जैसा सबको सोचना चाहिए, तो इतनी जो ये पॉपुलेशन हो रही है इंडिया में, वो थोड़ी कंट्रोल में आए। पर ये होता है ना कि फादर मदर तो एग्री हो गए थे, पर दोस्त होते हैं ना, वो आपके जिगरी होते हैं और आपको गाली देके भी बोल सकते हैं और आप पे फोर्स भी कर सकते हैं। तो जब मेरी शादी को थोड़ा टाइम हुआ, यानी 5-6 साल होने को आए, तो दोस्त लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया, गालियां दे दे के फोर्स किया कि, और कभी-कभी तो ये भी बोल दिया कि तेरे में भी ताकत ही नहीं है, तू बच्चा पैदा कर पाए, हम्म। कि तू करता क्यों नहीं है। और मैं जब इनको ये बोलता था कि भाई ये माहौल दिख रहा है मुझे कि आगे 20 साल 25 साल में ये माहौल होगा इंडिया में, तो वो लोग हंसते थे कि तू पागल है, कितना दूर की सोचता है यार। और हमारे यहाँ भी ये है ना कि हर बच्चा अपना नसीब लेके आता है, तो वो अपना नसीब लेके आएगा, वो कर लेगा कुछ भी, तुझे क्या पड़ी है। तो आज मेरे दोस्त मुझे ये बोलते हैं कि तू सही था, हम गधे थे। यानी उनको 20 साल के बाद ये रियलाइज हुआ कि मैं जो बातें कर रहा था वो वाकई विजनरी और सही थी, और वो लोग जो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे वो गलत। तो आज मेरी दोस्तों के साथ बात अच्छा, होती है तो वो बोलते हैं मुझे। उत्पल, मैंने आपसे जो एक बहुत ही अहम सवाल करना है, वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। वो ये है कि ये मुख्तलिफ देवतियां हाँ। हमें हमें यानी कि अब आपको तो मुझसे ज्यादा ही पता है, बल्कि बहुत ही ज्यादा पता है मुझसे, क्योंकि आप इस उसमें सारे सिस्टम में पैदा हुए और फिर एक मजहबी घर में पैदा हुए। तो क्या, मुझे आप ये बताइए कि ये जो सारा इसको एक सम अप कीजिए, हिंदू धर्म को 10-15 मिनट में सम अप कीजिए इसको, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, हाउ इट स्टार्ट्स। हमने भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी कि एक वो बंदा जो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ और पंडित फैमिली में पैदा हुआ, मैं आई वांट टू लिसन के हाउ विल यू स्टार्ट एंड जिसको कहते हैं कि सम अप दिस डिस्कशन। हिंदुइज्म क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, कहाँ पे आपको लगा कि गलत है, और वो पॉइंट्स जो कि वैलिड किस्म के, जो कि जिसकी वजह से आप कहते हो कि भाई ये तो एक बिल्कुल जैसे आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि बकवास है। तो हाउ विल यू सम अप फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड? ओके, तो बिगिनिंग से शुरू करेंगे। ये एक्चुअली मजहब, ये चीज कहां से शुरू हुई, तो एक्चुअली मैं पूरी हिस्ट्री में जाता हूँ इन वेरी ब्रीफ कि हम पहले कबीलाई थे, हम कबीलों में रहते थे और हंटर गैदर जैसी जिंदगी थी, जहां पे खाना मिल गया वहां पे रैन बसेरा हो गया, और कबीलों में रहते थे छोटे छोटे। तो उस टाइम पे मजहब जैसी कोई चीज नहीं थी, पर कबीलाई एक कल्चर था, जिसे बोलते हैं हम कि कस्टम था, परंपरा थी एक। तो वो कुछ रिचुअल फॉलो करते थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई कबीले की ताकत है उसकी आबादी। तो जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती थी, उस टाइम पे शादी वगैरह तो था नहीं, पर सेक्स तो होता था और प्रेग्नेंट भी हो जाती थी। औरतें बार बार प्रेग्नेंट होती थी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसे कोई ऐसा था भी नहीं कि रोक पाए बच्चा। तो जब लड़की प्रेग्नेंट होती थी तो वो लोग खुशी मनाते थे। अब धीरे धीरे करके ये सिस्टम बन गया गोद भराई, जो हर कल्चर में है। अब कहीं पे भी चले जाओ, जब लड़का पैदा होने वाला होता है कुछ महीने के बाद गोद भराई की सिस्टम होती है, और वो लोग किसी न किसी तरह से खुशी मनाते हैं। तो ये बहुत पुराना एक कस्टम है जो आज तक चला आया है। फिर जब कोई कबीले का इंसान मर जाता था तो उसके पीछे भी अब इतना अटैचमेंट हो गया है, तो उसके पीछे वो कोई ना कोई रिचुअल करते थे, या उसे दफनाते थे या जलाते थे। फिर उसके पीछे शोक भी मनाते थे, मॉर्निंग भी करते थे, गमजदा भी होते थे। तो ये कस्टम मजहब के पहले चल रहे थे, ये थे। मजहब बाद में आया, उसमें ऐड हो गए।
अब मजहब कैसे आया कि भाई पहले जो सन था वो बहुत जरूरी था इंसानों के लिए। तो क्या होता था कि कभी-कभी ये सोलर इक्लिप्स होते थे, सूर्य ग्रहण होते थे, तो सन छिप जाता था। तो ये लोग डर जाते थे क्योंकि सन तो सबसे बड़ी उनके लिए एक हेल्प थी कि उनको दिखाई देता था। जो खूंखार शिकारी जानवर थे उससे भी बच पाते थे वो सन की वजह से, खाना भी अच्छे से ढूंढ पाते थे। तो वो लोग डर के कुछ प्रार्थना और रिचुअल करने लगते थे, और जब वो हट जाता था, सन फिर से दिखाई देता था, तो उनको ये लगता था कि भाई हमने ये जो कुछ किया, या फिर कोई सेक्रीफाइस करते होंगे कोई कोई जानवर की या अपने प्यारे कोई चीज की, यानी बच्चे वगैरह की उस टाइम पे उनकी जो दिमाग में आता होगा उस तरह से। जी हाँ। तो उनको ये लगता था कि ये हमारे करने से सन वापस आ गया, वरना वो चला जाता। तो सबसे पहली जो वर्शिप शुरू हुई, इंसानों ने जो वर्शिप शुरू की वो सन की जी सन उनके लिए गॉड था। फिर क्या हुआ कि जब फायर की इन्वेंशन हुई और फायर इन लोगों ने ढूंढा कि आग कैसे जलाते हैं, तो आग बन गया उनके लिए गॉड, क्योंकि खाना उससे पकाते थे। वो रात में अंधेरे में आग से दिखाई देता था, जंगली जानवर भी दूर रहते थे, सर्दियों में गर्मी भी मिलती थी। तो उनके लिए बन गई आग एक दूसरा खुदा या गॉड। तो दुनिया में जो पुराना कल्चर है, पुराने से पुराना, उसको ढूंढना है तो ये देखिए वो वर्शिप किसकी करते हैं। यदि वो वर्शिप सन और फायर की करते हैं तो समझ लीजिए वो पुराना कल्चर होगा, क्योंकि ये बहुत पुराने गॉड है। तो यहां से समझ लीजिए कि हिंदू जो धर्म अभी बोला जाता है, वैसे तो हिंदू धर्म जैसी कोई चीज नहीं है, पर यहां से ये शुरू हुआ। फिर वैदिक एरा आया और वहां पे कुछ जो पुरोहित पंडित थे उन्होंने अपना दबदबा कायम करने के लिए कास्ट सिस्टम शुरू कर दिया, लागू करना। और उस टाइम पे वैदिक एरा में एक्चुअली जो हिंदुइज्म है, अब इसको हिंदुइज्म ही बोलेंगे, तो जो वैदिक एरा था वहां पे एक्चुअली आपको मंदिर नहीं मिलते, और जब जैसे अभी वर्शिप होती है भगवानों की, उस तरह से नहीं था। उस टाइम पे नेचर वर्शिप थी, यानी ये लोग पहाड़ों की पूजा करते थे, दरियाओं की पूजा करते थे, समुन्द्र की पूजा करते थे, इस तरह से पेड़ों की पूजा करते थे, ये मिलता है। फिर धीरे धीरे जाके ये कहीं पे पौराणिक काल में आइडल वर्शिप और ये मंदिर वगैरह में तब्दील हुआ। और एक्चुअली ये हिंदू धर्म जिसे बोलते हैं आज, वो एक्चुअली मिक्सचर है। उस टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जो रिचुअल फॉलो करते थे, जो उनकी फिलॉसफी थी, और उनके जो जो अलग अलग अकीदे थे, वो सब मिक्स हुए हैं। इसलिए ये मैंने पढ़ा है कहीं पे। हाँ, तो हिंदुइज्म में आपको अलग अलग फिलोसॉफी मिल जाएगी, कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी फिलोसॉफी मिलेगी। यानी हिंदुइज्म में एक रेशनल पूरा एक सेक्ट है, एक फिरका है रेशनलों का, जिसे ज्ञान मार्ग बोलते हैं। अब वो है टोटली रेशनल और प्योर लॉजिकल है फिरका, फिर भी वो हिंदुइज्म का पार्ट है। तो हिंदुइज्म में आपको बहुत फिरकों का मिक्सचर मिलेगा, इसलिए आपको इतनी सारी वेराइटीज ऑफ थॉट, वेराइटीज ऑफ स्कूल एंड वेराइटीज ऑफ फिलोसॉफी मिलती है। और इसलिए इतनी जो क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह की फिलोसॉफी होने की वजह से जो ये हिंदुइज्म है वो थोड़ा टॉलरेंट है और लचीला है, तभी टिक पाया है। इतने सारे इन्वेंशन के बावजूद भी हिंदुइज्म टिक पाया है, इसकी वजह ये है। ये मैंने देखा है कि हिंदुइज्म में टॉलरेंस ज्यादा है। हाँ, लचीला है, लचीला है, लचीला है। हालांकि वहां पे भी कभी कभी कुछ कुछ मौकों पे मिलता है कि ये थोड़े कट्टर फिरका परस्त जैसे हो जाते थे, पर उतना नहीं मिलता जितना दूसरे मजहबों में मिलता है।
और दूसरी चीज ये है कि ये हिंदू जो है ना, वो तो एक्चुअली जो लोग बाहर से इन्वेड करने आए ना, उन्होंने बोलना शुरू किया। उनको तो पता ही नहीं था ये मजहब को बोलना क्या है। उनके अलग अलग जो फिरके थे, शैव पंथ था, शाक्त पंथ था, तंत्र था, ये था, वो अलग अलग स्कूल चलती थी, स्कूल ऑफ थॉट्स चलते थे। पर बाहर के जो लोग आए, उन्होंने देखा कि भाई ये कल्चर में ये लोग जो फॉलो कर रहे हैं रिलीजन, ये कोई अजीब सा रिलीजन है। तो उन्होंने फिर उनको सबको इकट्ठा करके हिंदुइज्म बोलना शुरू किया और ये चिपक गया। बाकी आपको कहीं पे हिंदुइज्म वर्ड, हिंदू धर्म, ऐसा वर्ड आपको कहीं पे भी हमारे स्क्रिप्चर के लिटरेचर में कहीं नहीं मिलेगा। ये बाद में आया गया है। शायद मुझे लगता है नोमान भाई को कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो स्ट्रीम से आउट हो गए हैं, तो वेट करते हैं उनके लिए। और आप में से कोई दोस्त यदि मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं अपनी अक्ल के हिसाब से उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा, जहां तक मेरा नॉलेज है और जहां तक मैं सोच सकता हूं, मैं आपको प्योर होनेस्ट ऑनेस्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो पूछ सकते हो। तब तक मैं नुमान भाई की भी वेट करता हूँ और आप लोग भी वेट कीजिए। और मैं उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देता हूँ कि आप स्ट्रीम से निकल गए हैं। एंजल फ्रॉम द स्काई का क्वेश्चन है, सर हिंदू धर्म में लोग इवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं कि नहीं? नहीं करते भाई। हिंदू धर्म में एक्चुअली आप रिलीजियस स्क्रिप्चर की बात करें तो हिंदू धर्म में इवोल्यूशन को कोई बिलीव नहीं करता स्क्रिप्चर में। और उनकी अलग अलग कहानियां हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ और कैसे हुआ। पर हाँ, ये है कि आज के कुछ सो कॉल्ड मॉडर्न गुरु जो होते हैं, वो इवोल्यूशन में बिलीव करते हैं और इवोल्यूशन की वकालत भी करते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। पर ज्यादातर जो मजहबी लोग होते हैं वो आधे मन से इवोल्यूशन को बिलीव करते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ होगा, पर शुरू तो गॉड ने ही किया होगा। और कुछ लोग तोड़ मरोड़ के पौराणिक जो कथाएं होती है या पौराणिक कहानियां होती है, उसमें इवोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये बोलते हैं कि हाँ ये इवोल्यूशन की निशानियां है, ये बस इशारे हैं इवोल्यूशन के। ये इशारे हर जगह पाए जाते हैं। कुरान वाले भी बोलते हैं ये इशारे हैं, हमारे वाले भी बोलते हैं ये इशारे हैं। पता नहीं भगवान इशारों में क्यों बात करता है। बस यही यही तो एक बहुत बड़ा मसला है ना कि भगवान या अल्लाह या गॉड जो भी है, वो पैगंबरों के थ्रू, फरिश्तों के थ्रू, इशारों में कभी वो कभी कहीं पे। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई ये खुदा जो है ये क्या चीज़ है। ये तो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो हमेशा नाराज ही रहता है। हाँ बस नमाज ना पढ़ो तो नुकसान हो जाएगा,
ये ना करो तो ज़लज़ला आ जाएगा, ये करोगे हाँ, तो फिर तूफ़ान आ जाएगा, ये करोगे हुँ, तो अच्छा फिर सबसे बड़ी जो बात होती है इंटरेस्टिंग वो ये होती है कि खुदा जो है या अल्लाह जो है, भगवान जो है वो तो प्यार ही प्यार है, वो तो माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। हाँ, तो मैं एक बात करता हूँ कि जो मेरा जो पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग और वैलिड पॉइंट है वो ये है कि आप एक माँ को देख लें, अगर एक माँ के 4 बेटे हों या 2 बेटे हों मिसाल के तौर पर, हुँ, एक बेटा अगर कमाता हो और दूसरा निकम्मा हो, बिल्कुल भी निकम्मा हो, हुँ, तो वो अपने निकम्मे बेटे को कभी ये नहीं कहेगी कि तुम नहीं कमाते इसलिए मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाती। हुँ, वो हमेशा अपने उस बेटे को भी उतना ही खाना देगी, दूसरे बेटे को भी उतना ही खाना देगी। बिल्कुल। क्यों? कि माँ का जो प्यार होता है, प्यार वैसे भी वो तो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई कंडीशंस होती ही नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन खुदा का प्यार कैसा कंडीशनल है कि नमाज़ पढ़ो, नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, ये नहीं बिल्कुल। करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूँगा, ये नहीं कर दोगे तो मैं ये बहुत वैसे बहुत ही अजीब किस्म का वो ऐसे खुदा है अगर है, तो वो हुँ, बहुत ही अजीब किस्म का है। राइट। इसीलिए तो हम उसको मानते नहीं हैं कि वो हुँ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बताया बताया ए जाता है और निकलता बी है, ठीक है? राइट। अच्छा, अब अच्छा ये आप अपनी बात लीजिए को कंटिन्यू रखें, सॉरी मैंने आपको काट दिया था। हरजीत सिंह क्या नाम है हरजीत सिंह औलाख जी। इनका क्वेश्चन ले लीजिए, मैं उसका आंसर करता हूँ। हाँ जी, मैं इनका क्वेश्चन है ये है, ये क्वेश्चन है। हाँ, हरजीत सिंह आप मैं गलती ना करता हूँ तो आप शायद पंजाब से हैं और आप सिखिज़्म को आपने देखा होगा। आप ज़रा आप एज में अभी 35 के आस-पास लग रहे हैं, तो आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछिएगा कि सिखों में पंजाब में एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। शायद अब नहीं चलती, एक टाइम पे चलती थी। एक घर में 2 भाई होते थे, एक सिख होता था, एक हिंदू होता था। इस पर से आप समझ लीजिए कि सिखिज़्म और हिंदुइज़्म कितना लचीला था उस टाइम पे। अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फ़िरका परस्ती और कट्टरता, ये एक्चुअली अब हमने नकल करना शुरू किया है कि हम भी कट्टर बनेंगे, हम भी कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये इसके बाद शुरू हुआ है और आप सही है, अभी कुछ मैं भी बोल रहा हूँ कि माहौल बहुत बिगड़ा है और हो सकता है हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हो और हो जाएगी, यदि ऐसा ही चलता रहा तो। नहीं पर देखें आप देखना कि ये मेरी बात सही है कि नहीं आप परखना क्योंकि मुझे पता है, मैं एक टाइम पे पंजाब में गया था और मैंने अपनी आँखों से देखा है कि एक घर में एक भाई सिख है, दूसरा हिंदू है, दोनों एक ही परिवार में रह रहे हैं और बहुत प्यार से रह रहे हैं और उस परिवार की ये परंपरा रही थी कि 2 बेटे होंगे तो एक हिंदू बनेगा, एक सिख बनेगा। हुँ। तो ये नहीं भाईचारा हम देखा है हमने एक टाइम पे। हम तो कहते हैं कि ना 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 हिंदू बनेगा तू, ना हाँ, वो मुसलमान तो है, बनेगा, इंसान इंसान की इंसान औलाद है जब तो है इंसान इंसान। बनेगा। हाँ, सही है। अच्छा वैसे मैं ये हरजीत भाई को मैं ये कहूँगा, मैं हम यहाँ पे कोई टाँट वगैरह करने के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन मैं आपको यकीन करें कि मैं अपने सिख भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि उनका इमेज बहुत खराब हुआ है। हुँ, ये इस वाक़ये के बाद जो पंजाब में हुआ, दैट वाज़ सो सैड कि एक बंदा अगर वो बीमार नहीं भी था, अगर कुछ कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक था। तो भई ऐसी मुझे आप ये बताएँ कि तलवार जो है या किताब जो है, मैं तो अभी पिछले दिनों भी मैंने इसके ऊपर बहस की और मैंने कहा कि अगर मुझे कोई कहेगा, मुझे नहीं पता मैं बाकियों की बात नहीं करता, मुझे अगर हुँ, कोई ये कहेगा कि ये तुम्हारे सामने एक कुत्ता है जो कि मर रहा है हुँ, और दूसरी जानिब अगर मुझे कोई कहेगा कि कुरान या बाइबल या गीता या कोई भी दूसरी किताब जल रही है, तो यकीन माने मैं कुत्ते को बचाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सही बात। एग्री, ठीक है? और राइट, ये मैं कुत्ते की मिसाल इसलिए दिया है क्योंकि इंसान की तो फिर जान कुत्ते से भी ज्यादा यानी कि एहतराम वाली है। तो बिल्कुल। मैं तो अगर मुझे कोई ये कहे कि
ये जो दरख्त है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमें मस्जिद खड़ी करने नहीं दे रहा या मंदिर नहीं बनाने दे रहा, तो मैं तो उस दरख्त के हक में खड़ा हो जाऊंगा। राइट। ठीक है, क्यों कि मज़ाहिब ने किया ही यही है, हमें एक दूसरे के साथ लड़वाया है, हमें एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करवाया है। अभी थोड़ी देर ही पहले, कल की बात है, एक भाई से बहस हो रही थी, तो मैं उनको यही बता रहा था कि भाई ये जो यहूदी हैं, ये भी यहीं पे यही लोग थे, यही अरब लोग थे। ये पहले ये कुछ भी नहीं थे, ये सिर्फ पहले लोग थे, इंसान थे। फिर अब्राहमिक रिलीजन शुरू हुए, ये फिर यहूदी हो गए। इनके बाद आने वाले जो थे वो ईसाई हो गए। फिर इनके बाद जो आने वाले थे वो मुसलमान हो गए। तो अब जो फलस्तीन और इसराइल में जो लड़ाई चल रही है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक घर में दो भाई रहते हों और दोनों एक दूसरे को कत्ल कर रहे हो कि नहीं ये मेरा घर है, वो कहे नहीं ये मेरा घर है, वो कहे नहीं ये मेरा घर है, वो कहे। तो यही हुआ है। मैं अभी कल मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक छोटा सा कॉलम लिखा और मैं उसको पढ़ा भी है, दूसरे चैनल में मैंने उसको अपलोड किया है, यरूशलेम के बारे में। ये दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ पे जिसको 2 मर्तबा बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। और किसने तबाह किया? किसने तबाह किया? यरूशलेम दुनिया का ये वाला जो इलाका है, ये वाहिद इलाका है जहाँ पे किसी ने बाहर से आके हमला नहीं किया, इन्होंने खुद ही अपने घर को तबाह किया। यहूदी कहते हैं ये हमारा है, फलस्तीनी कहते हैं ये हमारा है। अच्छा, जो ईसाई थे वो कहते थे ये हमारा है। तो ये वही बात होगी कि 3 भाई एक घर में रहते हों और वो एक कमरे को अपना कमरा ना समझते हों और वो एक दूसरे को जूतियां मार के बाहर निकाल रहे हो। तो ये वो गंद है जो मज़ाहिब ने हमारे दिमाग में डाला है कि वो यहूदी कहते हैं कि हम तुमसे अच्छे हैं, ईसाई कहते हैं कि नहीं हम तुमसे अच्छे हैं, बिल्कुल, मुसलमान कहते हैं कि नहीं हम तुमसे अच्छे हैं। मुसलमान तो बल्कि यहाँ तक कुरान की एक आयत है कि यहूदी और नसारा तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। तो मैं तो कहता हूँ कि ये इंतहाई नफरत वाली बात है, ये कोई हदीस नहीं है, कुरान की आयत है। यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि ये तो इस किताब से मैं कहता हूँ कि अगर 15,000 बातें 15,000 मरतबा लिखा हो मोहब्बत 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 और आखिर में लिखा हो नफरत, तो ये सारी किताब नफरत है। बात खत्म हो गई सर, बात खत्म हो गई, बिल्कुल ठीक है, राइट। अच्छा, अभी आपने जो उसको सम अप करना था अपनी बात को हिंदू धर्म की, वो आप सम अप कीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था दरमियान में। हाँ, तो यही मेरा कहना था कि भाई ये एक खिचड़ी है हिंदू धर्म बेसिकली, और जब आप इसको और पुरीते हो तो आपको इसमें कबीलाई गॉड भी मिलेंगे, यानी बहुत ही ट्राइबल गॉड भी मिलेंगे। उनको भी बाद में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये हमारे गॉड है। तो इसलिए हिंदुइज्म में आपको बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस भी मिल जाते हैं। और एंड में ये है कि आप जब रेशनैलिटी और लॉजिक से खोजने निकलते हो तो उनके स्क्रिप्चर में और उनके गॉड में आपको कुछ नहीं मिलता। ये सब उस टाइम पे कोई उनकी जरूरत होगी, उन्होंने क्रिएट कर लिए होंगे, क्योंकि उस टाइम पे उतनी समझ भी नहीं थी। और फिर पंडितों ने अपनी दुकान चलाने के लिए उस पे तरह तरह की कहानियां गढ़ी, पुराण लिखे गए और अलग अलग कहानियों के पीछे अलग अलग रिचुअल्स डाल दिए गए। तो एक्चुअली ये मजहब होता है ना, कोई भी मजहब हो, एंड में जाके ये बिजनेस ही बन जाता है। और ये कुछ नहीं है, कुछ लोगों की जो श्रद्धा होती है, जिसे उर्दू में अकीदत कहते हैं, उसका फायदा उठा के ये लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। जैसे आपके साथ वो स्ट्रीम हुई थी और हमने जब कादियानियों पे बात की थी, तो उसमें भी 10% का है। तकरीबन सारे फिरकों में ये 10% का रिलीजियस टैक्स लगता है और आपको देना पड़ता है। तो इतने में समझ जाइए कि ये रिलीजन और कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे टू डूइंग बिजनेस एंड सेलिंग नथिंग। वो कोई सेल नहीं करते। ये ऐसा है जिसमें कोई प्रोडक्ट बेचता नहीं है पर बिजनेस कर लेता है।
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हिंदुइज्म में और जैनिज्म में अ, आप एक हिंदू, एक्स हिंदू होने के नाते क्या बातें वो हैं जो कि आपको जैनिज्म की अच्छी लगती हों या बुरी लगती हों? एक्चुअली जैनिज्म है ना, उसमें आप समझ लीजिए कि यदि हमारे मुआशरे के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म ना होता ना, तो गांधी पैदा नहीं होता। यानी ये नॉन वायलेंस की जो फिलॉसफी है, वो हिंदुइज्म बेसिकली नॉन वायलेंट रिलीजन नहीं है, पर जैनिज्म और बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में कहीं-कहीं जगह, कई-कई जगहों पे हिंदुइज्म ने भी नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करना शुरू किया, और फिर वाइडली ये एक्सेप्टेंस बनी कि हाँ भाई, ये गलत चीज है हिंसा करना, वायलेंस करना। और इसी फिलोसॉफी को गांधी ने अपने जरिए पूरे वर्ल्ड को दिया, नॉन वायलेंस की जो फिलोसॉफी है। तो जैनिज्म में आप मुझे बोलेंगे तो एक ये बढ़िया फिलोसॉफी है नॉन वायलेंस की। बाकी तो वही सब है, किस्से कहानियां, वही चमत्कार, वही सब बकवास, उसमें कोई कुछ ज्यादा नहीं है। मुझे तो कुछ नहीं लगा, और मेरी अभी जैनिज्म पे थोड़े ही टाइम पे एक बंदे से बात हुई है। मैं उस पे डिटेल में स्ट्रीम करने वाला हूँ जैनिज्म में, और उसमें पूरी खुल के पूरी फिलोसॉफी डिस्कस होगी जैनिज्म की। तो उनमें भी तकरारें हैं, उनमें भी कई फिरके हैं जैनों में भी, और वो भी आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन हाँ, उनकी लड़ाई वायलेंट नहीं होती, जुबानी ज्यादा होती है। और जैनों ने क्या किया, वायलेंस बंद किया तो लोगों की जेबें काटना शुरू किया, गर्दन काटना बंद किया तो जेबें काटना शुरू किया। आज इंडिया में सबसे ये ज्यादा बात बहुत पहले एक बंदे ने कही थी, मुझे याद आ गया, वो यहीं पे खारकों में था, उसने ये बात की थी, ये बहुत मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उसने कहा था कि इन्होंने गर्दनें काटना बंद कर दी और जेबें काटना शुरू कर दी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये लोग है ना, लहसुन प्याज नहीं खाते, मीट नहीं खाते, पर पूरे की पूरी बैग डकार जाते हैं। अभी इंडिया से जो बंदे बैंकों का पैसा चोर के भागे हैं, वो जैनी है। तो ये अच्छा देखिए, हाँ, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ बोलिए। मैं एक चीज देख रहा था कि उसमें आप देखें, इंडिया के मंदिरों में और पाकिस्तान के ये जो पीरों फकीरों के जो डेरे होते हैं, देखिए उनमें कितना कितना पैसा है उनमें, कि मैं हैरान हूं। लोग बैठे होते हैं, लोग बैठ के उसको गिन गिन के थक जाते हैं। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा बैठा हुआ था और वो पैसों के ऊपर बैठा हुआ था, पैसे गिन रहा था, और दूसरा उसको कह रहा था कि यार मैं तो थक गया। ये पाकिस्तान की कोई वीडियो थी, छोटी सी, बहुत पहले की बात। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो तो सकता ये देखें, ये भी एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग है। व्हाट डू यू थिंक बिल्कुल। अबाउट इट, कि इंडिया के जो टेम्पल मंदिरों में जो होता है ये सब कुछ, ये पैसा किधर जाता है? राइट। और सर आपको मैं बहुत सरप्राइजिंग बात बताऊं, इंडिया का बहुत बड़ा ठग सत्य साई बाबा, जो बेसिकली मदारी था और कुछ नहीं था। वो मदारी की तरह करतब करता था और लोग उसको चमत्कार समझ लेते थे और बहुत बड़ा बाबा बन गया। आपको सरप्राइज होगा कि टाटा ने 3 पुश्तों में जितनी जायदाद लीगल बिजनेस करके और बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करके पैदा की, उतनी ही जायदाद इस बंदे ने सिर्फ 40 ईयर में ये ठगी का धंधा करके भी इकट्ठी की थी, सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा धंधा है। नहीं, धंधा तो ये वाकई बहुत बड़ा है। आप पाकिस्तान के मौलवियों को देख लें, मौलवी तारिक जमील को देख लें, सिर्फ मौलवी तारिक जमील को ही नहीं, बाकी अभी ये एक कराची में जामिया बनौरिया है, तो वहाँ पे एक मौलवी साहब होते थे,
उनकी आंख में थोड़ा सा डिफेक्ट था, वो फौत हो गए हैं। तो उनके बारे में मशहूर था कि वो बहुत सादा हैं। तो अभी जाके पता चला है कि पिछले एक दो महीने पहले उनकी औलाद ने एक दूसरे के ऊपर केस किया है, और जो उनकी जो सारी की सारी जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 15 करोड़ रुपए बनती है, कि पता नहीं 5 करोड़ रुपए बनती है, कोई कहता है 50 करोड़ रुपए बनती है, बहरहाल करोड़ों में है। किसी ने लाखों में नहीं कहा, करोड़ों में ही कहा है। तो कोई 5 करोड़ कह रहा है, कोई 15 करोड़ कह रहा है, कोई कह रहा है 50 करोड़ है। मेरे ख्याल में कम से कम 5 करोड़ तो होगी। तो 5 करोड़ भी इट इज कोई कम नहीं होता। हाँ सही है, कम नहीं होता। $500 million, मोर देन $500 million। तो ये तो है, ये सही बात है आपकी कि भाई ये एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये बिजनेस ही है और लोग अभी समझ नहीं पाते। हम इतना चिल्लाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, पर पता नहीं लोगों के दिमाग में इतनी छोटी बात क्यों नहीं जाती कि ये खरबों रुपये का बिजनेस है। और आपने जैसे बोला, इसमें ब्लैक मनी भी आता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी आता है, एक्सटॉर्टेशन भी आता है, गैर कानूनी तरीके से जमीनों का हथियाने का भी पूरा बाकायदा एक रैकेट चलता है। बहुत कुछ चलता है, पर पता नहीं पब्लिक जान के भी कभी कभी अनजान होती है। उनको ये लगता है कि बस मजहब की बात है ना, तो सब कुछ आंख मूंद के उसको एक्सेप्ट कर लो। ये वही है ना, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है ना अभी। रिसेंटली एक अदालत ने कहा है कि जो मस्जिद बनी हुई है इलीगल जमीन के ऊपर, इलीगली बनी हुई है जमीन के ऊपर, सरकार की जमीन के ऊपर, इसको खाली करो। तो वो सारा मजहबी जो पाकिस्तानी तबका है वो खुल के सामने आ गया है। और मुझे एक बंदे ने बताया था, वो लैंड डिपार्टमेंट में काम करता है पाकिस्तान के, वो KPK से है। उसने कहा था कि मुझे बाकी का पता नहीं, KPK यानी कि जिसको हम NWFP पहले कहते थे, सरहदी सूबा। हाँ। तो उसने कहा कि फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो कह रहा था कि नुमान भाई यहाँ पे कोई 40-50% जो मस्जिदें हैं वो सारी की सारी इलीगल बनी, उनके कागजात ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और फिर एक और बड़ी प्यारी बात थी, वो मैंने बहुत बहुत पहले कही थी मैंने, वो ये 2012 में मेरे ख्याल में मैं कही थी वो बात। वो मैंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि मस्जिद खुदा का घर है, तो आप जरा उसके गले में जो पैसे पड़ते हैं उसका जरा थोड़ा सा हिसाब मांग के देखें मौलवी से, फिर आपको पता चलेगा कि फिर पता नहीं है। वो आपको काफिर करार करके बाहर भगा देगा। एनीवेज, दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपने जैसे देखा, आपने कहानी सुनी हमारे उत्पल भाई की इंडिया से। ये आजकल ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, और मुझे खुद को भी पता नहीं था कि ये इतने लकी रहे हैं शुरू ही से, कि इनको ना तो इनके घर से कोई इतना अग्रेसिव माहौल मिला, ना ही इनको अपने दोस्तों में, कॉलेज में और सब चीज़ों में। और फिर मैं तो एक चीज़ जो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बड़ा इस बात को कहूँगा कि दोहराऊँगा, कि मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने अपनी फैमिली को प्लान किया। आपने कहा कि मैंने पहले से ही सोचा हुआ कि मैं बच्चा नहीं करूँगा, और अगर करूँगा भी तो एक करूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो लोग हैं वो 40 साल की उम्र में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं और कहते हैं कि बस अल्लाह दे रहा है या भगवान दे रहा है। ये तो ये बहुत मुझे खुशी हुई ये जान के कि आप, और वो भी मैंने एक बच्चा भी ऑस्ट्रेलिया आने के बाद प्लान किया। जब हम ऑस्ट्रेलिया आ गए, फिर मेरी वाइफ ने मुझे थोड़ा फोर्स किया कि इट इज माय राइट, मैं बाप बनना चाहती हूँ। तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई, इसका भी राइट है, और कभी औरत माँ बनने बगैर पूरी नहीं होती। तो हाँ, एक बच्चा करते हैं, और उसको मैंने ये बोला था कि भाई बेटी हो बेटा हो कोई भी हो, इससे आगे और कोई नहीं होगा, फुल स्टॉप। इसमें भी प्रॉब्लम हुआ। इसमें भी मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने फोन करके बोला कि भाई तेरा खानदान कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने कहा क्यों, बेटियों से खानदान नहीं चलता क्या? डीएनए तो मेरे भी है उसमें। डीएनए तो मेरे भी उसमें है, और मेरा कौन सा महाराणा प्रताप और शिवाजी का खानदान है कि आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई जलजला आ जाएगा कि तबाही हो जाएगी।
तो ये भी हमारा माइंडसेट होता है कि बस बेटा ही चाहिए और बेटे से ही खानदान आगे बढ़ता है। उनको ये पता नहीं हाँ, होता बस कि ये तो बेटियाँ ही जहालत है ना, खानदान जो आगे कि अभी बढ़ाती तक हैं। हम में चल रही है। हाँ, अ, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सब चल रहा है। ये मेंटालिटी अभी वही है, दकियानूसी ख़यालात। बहरहाल हम आपके साथ बैठे हुए हैं, हम जैसे कई लोग बैठे हुए हैं, गालिब है, हारिस है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मुझे तो उनके नाम भी अब पता नहीं है, क्योंकि मैं तो यूट्यूब की दुनिया में अभी-अभी आया हूँ, अभी-अभी आया हूँ। 5-6 राइट। महीने हुए, मैं तो यहाँ पे बच्चा हूँ। और मेरी यार आप मेरे भी सब 3 लोगों से, 4 दोस्तों महीने से ही हुए हैं मुझे दरख्वास्त भी। है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ पे उत्पल भाई का चैनल है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। और इनका चैनल मैं शायद अभी 1 सेकंड ज़रा आप ठहर जाएँ, मैं आपको इनका चैनल दिखाता हूँ कि चैनल कि वहाँ इनवाइट किया, वहाँ पर गया था और इन्होंने मेरा इंटरव्यू भी किया था। और इसी हफ्ते हमारी एक और भी स्ट्रीम है इनके चैनल के ऊपर। तो ये ज़रूर आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू और सर, मेरे थैंक चैनल यू। को भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल इस डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे एक और चैनल है इसराइल के बारे में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इसराइल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो राइट। मेहरबानी करें, आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं अभी आपको इनका चैनल दिखाता हूँ, बहुत प्यारा काम कर रहे हैं ये, बहुत प्यारा। इस इनके चैनल का नाम है जी बियॉन्ड बिलीफ्स। बियॉन्ड बिलीफ्स यानी धर्मों अपना मज़ाहिब के बाहर की दुनिया, मज़ाहिब के आगे की दुनिया, यानी कि राइट। एक शऊर की दुनिया, शऊर की दुनिया। तो ये मैं आपको इनका चैनल दिखाता हूँ, ये मैं आपको इनका चैनल दिखाता हूँ। ये भी मेरे पास खुल रहा है क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोला हुआ था अपनी नोटबुक के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर। आई एम सॉरी। ये इनका चैनल है, देखें, इसका लिंक मैंने डाला हुआ है। ये चैनल शायद आपको नजर आ गया होगा कि नहीं आ रहा, नहीं आया अभी। नहीं, अभी नहीं आया है। ठीक से शायद शेयर नहीं हुआ है। हाँ, आवाज़ आ रही है वीडियो की, पर आ नहीं रहा। ये देख रहे हैं आप, ये इनका चैनल है बियॉन्ड बिलीफ, इसका नाम कुछ देर से खुला है। तो आप इसको जाके अभी से डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ढूंढें और इसको सब्सक्राइब नमस्कार करें। बियॉन्ड बिलीफ के मेरे क्रांतिकारी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड हेल्प। और उत्पल भाई, उत्पल आपके भाई, कल मैं ही आपका बहुत बहुत तकरीबन, हाँ, तकरीबन बहुत इंडियन बहुत टाइम 6 शुक्रिया अदा बजे के करता हूँ, मैं आसपास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, आपने हमें वक्त दिया। आप हमारे पास आते रहेंगे। और बिल्कुल व्यूअर्स सर। जो हैं इस वक्त, मैं आप दोस्तों, और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने हर सैटरडे को पाकिस्तानी टाइम 8 बजे, इंडिया के टाइम 8:30, हर सैटरडे को मैंने एक शो नया शुरू करने का फैसला किया है। उसका नाम होगा द मुलहिद शो। आप मेरी फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर जाके अभी से देख सकते हैं। उसका नाम होगा द मुलहिद शो, यानी द एथियस्ट शो। हर हफ्ते को सैटरडे को 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं ऑनलाइन आया करूंगा और उत्पल भाई जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्तों को लिया करूंगा। उसमें मौलवी भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, पंडित भी आएंगे, बहुत कुछ, बहुत सारे लोग आएंगे। तो मैं आपको वेलकम करता हूं
इस हफ्ते को सैटरडे को 8 बजे रात को मैं अपने फेसबुक के ऊपर भी लगा दूंगा, यूट्यूब के ऊपर भी, आप जरूर देखिए। पहला शो होगा द मोहित शो एपिसोड नंबर 1। उत्पल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जिन जिन लोगों ने देखा है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।